नो सर। No, sir. ओके, सो आज हम क्या करेंगे, जो बचे हुए टेबल है ना उसको लोड करेंगे पावर बीआई में। सर ट्रांसफॉर्मेशन में सर एक बार ग्रुप बाय का भी बताइएगा। हाँ लेंगे वो। ओके सर। आपने कहा था ना अपनी साइड से ट्राई करना, तो सर मैंने ट्राई करा था, वो हुआ नहीं सही से। आप एक बार बताना होगा। ठीक, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो कल हमने जो जॉइंट्स के रिलेटेड जो टेबल बने थे, लेट्स से कि अभी अगर हमें पावर बीआई के अंदर कुछ टेबल्स अगर नहीं चाहिए होंगे तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो ये जो टेबल है ये मेरे क्यूरी से ऑलवेज क्यूरी से एज वेल एज मेरे डेस्कटॉप से भी निकल जाएंगे। इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर टेबल को डायरेक्ट डिलीट करने जाएंगे तो वो डिलीट होंगे नहीं, वो बोल वहाँ पे पॉपअप आएगा कि ये जो टेबल्स है वो जॉइंट्स में यूज हुए, तो सबसे पहले आपको जॉइंट्स डिलीट करने पड़ेंगे, उसके बाद टेबल डिलीट होंगे। सर आता जसं तुम्ही जो आपला मेन टेबल होता तो तुम्ही डिलीट करत होते एचआरचा, तो होत नव्हता बरोबर. हो, डायरेक्ट जर आपण अशा कंडिशन मध्ये जर टेबलवर टेबल बनवून फायनल टेबल तयार केला आणि आपण मागचे टेबल उडवायचं म्हटलं तर मग त्यावेळेला कसं होईल सर. मग नाही मागचे टेबल तसं उडवता येत नाही तुम्हाला, डिलीट करता येत नाही ते. मग ते स्टेप बाय स्टेप पुढे फॉलोच होत राहील का सर. हा ते सांगतो मी तुम्हाला. हे आता लेट्स से एचआर आणि सिस्टम हे दोन टेबल आहेत बरोबर आपल्याकडे. असे लेट्स से तुम्ही जसे जॉईंट्स बनवले होते आणि तुम्हाला आता हे एचआर आणि सिस्टम हे टेबल्स ऍक्च्युअल तुमच्या डेटा मॉडेलमध्ये नको आहे. सो टेबलला राईट क्लिक केल्यानंतर इथे बघा इनेबल लोड आणि इन्क्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश असे दोन ऑप्शन्स येतात. सो हे इनेबल लोड काय असतं, इनेबल लोड म्हणजे हा जो टेबल आहे तो टेबल तुमच्या पॉवर बीआय डेस्कटॉप मध्ये लोड होणार नाही. जसे मी आता एचआर टेबलला इनेबल लोड केले बघा, ह्याला टिक मार्क नाहीये, पण याचं हे इन्क्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश ना हे बाय डिफॉल्ट ऑन राहील. सर इंग्लिश और हिंदी सर। हाँ सॉरी सर, सर ओके इंग्लिश और हिंदी। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास दो टेबल है एचआर एंड सिस्टम. ठीक है, तो अगर किसी टेबल्स का यूज करके, जैसे मैं अगर जॉइंट्स यहाँ पे अपने पास जॉइंट्स के टेबल थे राइट, तो मैं अगर किसी जॉइंट्स को डिलीट करना चाहता था तो उसने मुझे पॉपअप क्या दिया था कि पहले आप पहले आप जो का पेरेंट टेबल है उसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो पहले जो मैंने उस टेबल को यूज करके जो अनदर टेबल्स क्रिएट किए होंगे उनको पहले डिलीट करना पड़ेगा, मतलब चाइल्ड्स को पहले डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद पेरेंट को डिलीट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने चाइल्ड डिलीट किए. तो लेट्स ऐसे कंसिडर करके चलो कि लेट्स से एचआर का टेबल है, एचआर का टेबल का यूज करके आपने अनदर टेबल्स यूज किए, मतलब बनाए हुए हैं. तो यहाँ पे मेरे पास ये इनेबल लोड का ऑप्शन अवेलेबल होता है किसी भी टेबल के लिए. जब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो ये इनेबल लोड क्या करता है, उस पर्टिकुलर टेबल को आपके जब आप यहाँ से क्लोजन अप्लाई करते हो ना तो पावर बीआई डेस्कटॉप में उस टेबल को लोड नहीं करता, वो बस यहाँ पे पावर क्यूरी में रहेगा, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड नहीं होगा. लेकिन उस टेबल से रिलेटेड जो डेटा रहेगा वो डेटा रिफ्रेश होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश ऑन रहता है उसका. तो उस पर्टिकुलर डेटा में अगर न्यू डेटा ऐड होता है तो और आपके उस डेटा पे उस टेबल पे रिलेटेड जो अदर टेबल्स रहेंगे वो अपडेट होते रहेंगे ऑटोमेटिकली. लेकिन ये जो पेरेंट टेबल्स है जो आपको नहीं चाहिए एक्चुअल मॉडल में, तो वो लोड नहीं होंगे. जैसे अगर मैं यहाँ पे एचआर के टेबल को इनेबल लोड करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको क्लोजन अप्लाई करता हूँ
पावर बीआई डेस्कटॉप में ये एचआर का टेबल नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एचआर का टेबल नहीं है, सिर्फ सिस्टम का टेबल आया है। बट एचआर का टेबल जो है, एचआर का टेबल रिफ्रेश में इंक्लूड है। अगर एचआर के टेबल में कुछ डेटा ऐड होता है तो वो डेटा कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, उसके रिलेटेड जो टेबल्स बने होंगे यहाँ पे, जैसे जॉइंट्स हो गए या पेंड मर्ज, जो भी ऑपरेशंस हो गए आपके, तो वो टेबल्स में डेटा अपडेट हो जाएगा उसका। सो जो अनवांटेड टेबल्स होते हैं, एक तो हम उसको इनेबल लोड कर देते हैं या निकाल देते हैं यहाँ से। तो अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ से उसको निकाल दे रहा हूँ। और इसको हम पहचानते कैसे है कि जिस पर्टिकुलर रेट से अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो जो टेबल्स इनेबल लोड नहीं है वो उसका जो मतलब क्या बोलते फॉन्ट जो है वो एक अलग टाइप का है, लेकिन जो इनेबल है वो थोड़ा कर्सिव टाइप का एक इटैलिक फॉन्ट हुआ है उसका, राइट, थोड़ा सा क्रॉस हुआ है वो। तो इससे पता चलता है हमें कि पर्टिकुलर टेबल्स जो है वो इनेबल लोड है या नहीं है। समझे? इनेबल लोड का मतलब क्या होता है, ये पूछते हैं इंटरव्यू में कि इनेबल लोड क्या होता है, इनेबल लोड ऑप्शंस कहाँ पे होता है और इनेबल लोड से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये समझा, ऑप्शन समझा सबको? Yes, sir. ठीक है। सर इनेबल लोड का मतलब यही तो है सर कि वो टेबल लिंक है नहीं है वो चेक करना सर। नहीं, इनेबल लोड का मतलब होता है कि मान लो कि आपने एक टेबल, जो टेबल आपको अभी आपके मॉडल्स में नहीं चाहिए लेकिन वो आपको रिपोर्ट में रिफ्रेश में इंक्लूड करना है। टेबल्स हमें मॉडल में नहीं चाहिए, पावर बीआई डेस्कटॉप में नहीं चाहिए, लेकिन वो हमें रिफ्रेश में चाहिए वो टेबल। यूज केस कैसी थी, जैसे पर्टिकुलर टेबल का यूज करके हमने कोई अनदर टेबल्स बनाए हुए हैं और जो बने हुए टेबल्स है वो हमें मॉडल्स में चाहिए, लेकिन पेरेंट टेबल्स हमें मॉडल में नहीं चाहिए क्योंकि वो अनवांटेड टेबल्स है मेरे लिए। क्योंकि मेरे लिए वांटेड टेबल कौन से रहेंगे, जो मैंने क्रिएट किए हुए उस पर्टिकुलर टेबल का यूज करके। तो उस टाइम पे मैं जो पेरेंट टेबल्स है उसको इनेबल लोड कर दूंगा ताकि जो आउटपुट टेबल्स है वही बस मेरे डेटा में है, ताकि कंफ्यूजन ना बने। ओके सर। ओके। हेलो। ओके सर। हेलो। मॉडल्स वाला सर सिस्टम समझ नहीं आ रहा सर, मॉडल्स क्या है सर? हेलो। मैं 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 बताता हूँ, मॉडल्स पे हम आने वाले हैं, मैं बताता हूँ आपको मॉडल्स क्या होता यस। है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर, जब हमें डिसेबल ही करना है रिफ्रेश से तो टेबल क्यों रखते ही क्यों है फिर, मतलब डिलीट क्यों नहीं कर सकते वो? तो मैं वही बोला ना, अभी मान लो कि जैसे एचआर एंड सिस्टम हमने दो टेबल लोड किए थे, राइट, तो मुझे एक थर्ड टेबल का एज आउटपुट चाहिए था दोनों का कंबाइन करके। तो दोनों को अगर कंबाइन करके मुझे थर्ड आउटपुट चाहिए, थर्ड एज अ टेबल, नया टेबल आउटपुट चाहिए, तो उन दो टेबल्स को मुझे इस यहाँ पे इनेबल लोड करके रखना पड़ेगा या मेरे को डेटा में उसको लेके आना पड़ेगा ना पहले, तभी तो मैं तीसरा टेबल बना सकता हूँ उनसे। और जब मैं उसको तीसरा टेबल बनाता हूँ उन दो टेबल्स का यूज करके, तो जो तीसरा टेबल बनता है वो एज अ चाइल्ड बन जाता है ना इन दोनों का। तो चाइल्ड चाइल्ड जो टेबल रहेगा वो चाइल्ड टेबल तभी एक्ट करेगा जब उसके पेरेंट्स रहेंगे। आप पेरेंट्स को डिलीट कर दोगे तो चाइल्ड का जो अंदर का डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा ना, क्योंकि डेटा तो उसको पेरेंट से आ रहा है। समझ रहे हो? ओके ओके सर। मतलब सर पेरेंट्स टेबल को मतलब पेरेंट्स टेबल को डिसेबल करना है लोड से और चाइल्ड को ही सिर्फ इनेबल करना है। यस, ओके, मतलब जो गॉट इट सर। इनेबल लोड अभी बाय डिफॉल्ट सभी का इनेबल लोड ऑन रहता है, मतलब ये जो इनेबल लोड इन द सेंस ये टेबल आपके पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड होंगे, इसको आप अनचेक करते हो, मतलब इसको आप इनेबल डिसेबल कर देते हो। यस यस सर। ठीक है। ओके सर। ओके, तो हम जो बचे हुए टेबल्स है उसको पहले लोड कर लेते हैं। अभी हमने कितने टेबल्स लोड किए, कैलेंडर, कस्टमर, सेल्स का टेबल्स एंड प्रोडक्ट का टेबल। तो मैं होम में जाता हूँ, न्यू सोर्स, टेक्स्ट CSV, कैलेंडर ले लिया, कस्टमर लिया, प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं लिया, तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन कर रहा हूँ। मैं इस टेबल को डायरेक्टली पावर क्यूरी में ओपन कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे मेरे को वो ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं उसको पावर BI डेस्कटॉप में लोड करता, कनेक्ट करता, तब यहाँ पे मुझे आता कि लोड करना है या ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी पावर क्यूरी में हूँ, तो ये डायरेक्टली मुझे बोलेगा कि ओके आएगा बस। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ। इस प्रोडक्ट कैटेगरी के टेबल्स पे ट्रांसफॉर्मेशन करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि बस 4 ही रोज है इसमें। सिंपल टेबल है, एक में प्रोडक्ट कैटेगरी की है 1 2 3 4 और कैटेगरी का नेम। ठीक है, हम जाते हैं नेक्स्ट टेबल की ओर। सोर्स से प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ठीक है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी के टेबल्स में भी लोड करने लायक ऐसा कुछ है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल टेबल है वो। ये सारे डायमेंशन टेबल है। अभी फैक्ट टेबल्स और डायमेंशन टेबल का जो कंसेप्ट है, ये आपको पता है? एसक्यूएल में कुछ बोला है इसके बारे में? नहीं सर। ठीक है, इस टेबल में भी लोड करने लायक कुछ नहीं, क्योंकि जिसमें जस्ट अच्छा प्राइमरी की, फॉरेन की, ये तो कंसेप्ट एसक्यूएल में हुआ होगा आपका। यस सर। ठीक है, तो ये जो आपको की दिख रही है, ये दीज आर द, जैसे ये सब कैटेगरी का टेबल है, तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी की ये मेरा प्राइमरी की है यहाँ पे, और दिस प्रोडक्ट कैटेगरी की है मेरा फॉरेन की यहाँ पे। ठीक है, इनका जो एक्चुअल जो लिंकेज है, यहाँ हम देखेंगे बाद में, पहले हम टेबल लोड्स कर रहे हैं। Again, I'm going to go to the text CSV. Products I already installed. Let's say return. Okay. रिटर्न्स के टेबल में कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे कीज ही है सारी, टेरिटरी की, प्रोडक्ट की, रिटर्न की क्वांटिटी है। बेसिकली ये जो टेबल है रिटर्न्स का टेबल, ये हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस पर्टिकुलर डेट को कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है ये टेबल रिटर्न का। जैसे ये सेल्स का जो टेबल है एडवेंचर वर्क्स के नाम से जो बना हुआ, दिस पर्टिकुलर टेबल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कौन सी डेट को कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब लेट्स से 1 तारीख को कितनी ऑर्डर्स आई है, ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें है, जैसे कितनी ऑर्डर्स आई हुई है। तो सेम वे रिटर्न्स का टेबल हमें उस पर्टिकुलर डेट को, जो भी रिटर्न्स की डेट में मेंशन है, उस पर्टिकुलर डेट को कितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है वो यहाँ पे वो मेंशन है। लेट्स से रिटर्न भी लोड कर दिया है। ये 3 टेबल्स हमने ऑलरेडी लोड कर चुके थे। लेट्स से टेरिटरीज का टेबल भी लोड कर लेते हैं। टेरिटरीज के टेबल में जस्ट इंफॉर्मेशन है कि रीजन दिया हुआ है, कंट्री है और कॉन्टिनेंट है। जैसे ये प्राइमरी की है, उसका फर्स्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट रीजन है, कंट्री उसकी यूनाइटेड स्टेट्स है और कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है। इसमें भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे कस्टमर का टेबल, प्रोडक्ट का टेबल, सेल्स का जो टेबल था उसमें, और कैलेंडर टेबल, इन 4 टेबल्स में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन थे। बाकी के टेबल्स जस्ट डायमेंशन टेबल्स है, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। नेसेसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो चाहिए होगा वो नहीं है। वैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए होगा वो आप इस टेबल से भी अगर कुछ करना रहेगा तो आप कर सकते हो। लेट्स से मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, तीनों को मर्ज करना है, वटेवर जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप इसमें कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अभी लेट्स से मुझे यहाँ पे ये जो टेबल्स के नाम है, इनको अगर मुझे रीनेम करना रहेगा तो मैं उस पर्टिकुलर टेबल पे डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ इसको। लेट्स से मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ जस्ट कैलेंडर। इस
पर्टिकुलर टेबल को मैं दे रहा हूँ कस्टमर, सिंपल नाम रख रहा हूँ ताकि ये जो एडवेंचर वर्क्स करके जो टेबल बना था बेसिकली ये हमारा एक फैक्ट टेबल है। सो मैं इसको नाम दे रहा हूँ सेल्स फैक्ट। इस पर्टिकुलर टेबल को नाम देते हैं प्रोडक्ट्स। आप भी जो बचे हुए टेबल्स है उसको पावर क्यूरी में लोड कर दो और इसको रीनेम कर दो। ठीक है, जब आपके टेबल लोड हो जाएंगे तो मुझे बताना, लोड और रीनेम करके। सर ते प्रोडक्टच्या टेबलमध्ये काय दाखवतो का प्लीज ते कुठलं टेबल काय दोन प्रोडक्ट प्रोडक्टचा म्हणजे कुठला टेबल घेतला ते का? हा दिसतं ते ऍडव्हेंचर वर्क रिटर्नला काय बनवलं सर आपण रिटर्न फॅक्ट। प्रोडक्टसाठी आधी जो आपण ऑलरेडी रोल केला तो प्रोडक्ट आहे आणि नंतर लोड सर केले ते प्रोडक्ट कॅटेगरीज आणि सब कॅटेगरीज। आणि ते 15, 16, 17 जो सेल आहे ऍडव्हेंचर वर्क त्याला काय म्हणायचं त्याला सेल्स फॅक्ट नाव द्या, सेल्स फॅक्ट। सर मैंने सर फोल्डर के जरिए सर मैंने सारी एक साथ मैंने फाइल्स अपलोड करी, तो उसमें सर एक ही टेबल में आ गई वो सारी, जैसे आपने एक फोल्डर का बताया था। सिंपल हम सिंगल फाइल नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते क्या, फोल्डर अपलोड करें? नहीं बट आप फोल्डर के ऑप्शन से क्यों जा रहे हो, आप टेक्स्ट सीएसवी के ऑप्शन से जाओ ना। वो शॉर्टकट है ना सर, फोल्डर से इकट्ठी सारी फाइल्स एक साथ दिख जाती हैं उसमें। तो आपको फिर क्या चाहिए, एक फाइल नहीं है फोल्डर से?
नहीं सर, जैसे ही मैं सर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सब एक ही टेबल में आ जा रही हैं सारी फाइल्स। क्योंकि क्योंकि फोल्डर ऑप्शन से जो हम लेते हैं ना, तो वो सब फाइल को कंबाइंस करने की कोशिश करता है। अच्छा सर, समझ गया मैं। मतलब सर अपेंड करता है, मतलब हम्म। एक ही टेबल में ले लाने की कोशिश। समझ। इसलिए फोल्डर ऑप्शन हम कम यूज करते हैं। अगर क्लाइंट उसकी सारी फाइल्स एक पर्टिकुलर फोल्डर में रख रहा है, तब अपन वो यूज करते हैं अपने वो डेटा को कंबाइन करने के लिए। होता ओके है, सर। और ऐसे यूज केसेस में होता है, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट्स क्या करते हैं, जैसे शेयर पॉइंट वगैरह होता है ना, तो क्लाइंट्स वहाँ पे फोल्डर्स बना के आपको बोलते हैं कि शेयर पॉइंट पे हमारा डेटा है इस पर्टिकुलर फोल्डर में, और उस फोल्डर का एक्सेस आपको दिया होता है। तो फिर आप उस फोल्डर को, शेयर पॉइंट के फोल्डर को कनेक्ट करते हो, और जैसे आपने यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन लिया था ना, वैसे फोल्डर का ऑप्शन लेके फाइल्स को एक्सपोर्ट करते हो इधर। सर, हाँ तो सेल्स 15, 16, 17चं टेबल आहे ते हाँ। तिन्ही टेबलला फॅक्ट टेबल बनवायचं ना? म्हणजे हो, नाव कारण त्याचं. त्याचा कंबाईनली तो ॲडव्हेंचर वर्क्स म्हणून एक टेबल बनला होता ना, ओके ओके ओके. त्याच्यात 3 वर्षांचा डेटा आहे. सर सेल्स फॅक्ट मध्ये कोणत्या वर्षाचा डेटा घ्यायचा आहे? 15, 16, 17. सर ते तिघं कसं करू? ते तिघं नाही येते. तेच, वही तो हमने किया था ना, फिर फोल्डर ऑप्शन लेके हमने तीनों साल्स का, तीनों ईयर का डेटा कंबाइन किया था ना. सर परत एकदा दाखवतात का? एकदा लास्ट मध्ये एक ऑप्शन एडिट होऊ द्या आणि त्याच्यानंतर डिलीट करून देते फक्त. लेट्स से इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, सेल्स फैक्ट को. अभी सेल्स फैक्ट मेरे पास नहीं है, राइट. सेल्स फैक्ट मेरे पास नहीं है अभी. तो मेरे पास क्या है, जब मैं सोर्स को जाता हूँ तो सोर्स में मुझे क्या दिखता है, ये 3 ईयर्स का डेटा दिखता है ना, 15, 16, 17. तो अगर मैं इंडिविजुअली इन टेबल्स को लेके आता हूँ, तो जब उनको मैं अपेंड करता हूँ, तो ये स्टैटिक वे हो जाएगा. 15, 16, 17 का ही डेटा मेरे डेटाबेस में या मॉडल में या इसमें पावर बीआई में रहेगा. बट अगर अगर इस पर्टिकुलर फोल्डर में कुछ नई फाइल्स ऐड हो जाती है रिसेंट ईयर्स की डेटा वाली, लेट से यहाँ पे 2018 की, तो वो डेटा अपने आप नहीं आएगा. इसलिए इसके लिए हम इंडिविजुअली टेबल्स पुल करने से अच्छा ऑप्शंस यूज करते हैं फोल्डर्स का. सो न्यू सोर्स में जाके मैं क्या करता हूँ, मोर में जाके फोल्डर ऑप्शन ले रहा हूँ, फोल्डर को कनेक्ट करता हूँ. मुझे पाथ पूछेगा कि कौन से पाथ को आपको कनेक्ट करना है. ये जहाँ पे मेरी फाइल रखी हुई है, मैं उस पर्टिकुलर पाथ को कॉपी कर रहा हूँ और फिर पास कर रहा हूँ. यहाँ पे मेरे पास वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में जितनी फाइल्स है वो सारी शो करेगा. ठीक है, मैं डायरेक्टली कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 15, 16, 17 की आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर 3 टेबल्स, राइट. बाकी के टेबल्स में इंटरेस्ट नहीं है मुझे. सो मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ इसको. जब मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो ये जो
नेम्स के अंडर ये सारी जो फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर की फाइल्स है, ये मुझे दिखेंगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे फिल्टर करना है ये सेल्स 2015, 16 और 17। तो नेम का जो मेरा कॉलम है उसको सेलेक्ट करके इस ड्रॉप डाउन से मैं टेक्स्ट फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ नेम्स के ऊपर। इसमें कंटेंट्स में जाके मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ कि जिस पर्टिकुलर नेम में सेल्स नाम का वर्ड रहेगा उसको तुम फिल्टर करो। जब मैं ये फिल्टर लगाता हूँ तो मुझे ये 3 फाइल मिलती है, 15, 16, 17। अब मैं इसको लोड कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ। तो कंबाइन करने के लिए उसके साइड वाला जो टेबल है कंटेंट का, यहाँ पे एक बटन क्रिएट होता है। ये उस कंबाइन फाइल्स पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें मुझे वो सैंपल डेटा और सैंपल टेबल का स्ट्रक्चर दिखाएगा। मैं बस ओके हिट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तीनों ईयर का डेटा कंबाइन होके आ जाएगा। अभी सोर्स नेम की फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सोर्स नेम वाला फर्स्ट कॉलम, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये जो CSV फाइल बनी एडवेंचर वर्क CSV फाइल बनी, इसको मैं रिनेम करके दे रहा हूँ नाम सेल्स फैक्ट। समझे? गॉट इट सर. सर ऑलरेडी जर आपण हा डेटा क्वेरीमध्ये ऍड केला असेल पॉवर क्वेरीमध्ये, सो आपण अपेंड क्वेरीच्या माध्यमातून पण हे काम करू शकतो. लाईक कॉलम सेम असतील, सगळे डेटा सेम असतील, डेटा टाईप करू शकतो, पण मी तेच सांगितलं ना, जर अपेंड क्युरीने जर तुम्ही केलं तर जो रिसेंटचा डेटा आहे डेटा तो येणार नाही. हो, नाही तो नाही, येणार जस्ट नाही. विचारलं मी. या अपेंड क्युरीने करू शकता. जर डेटा रिलेटेड काही इश्यू नसेल तर अपेंड इज फाईन. येस येस. झाले सगळ्यांचं झाले की टेबल, ये सारे टेबल्स क्रिएट करके हो गए, रीनेम हो गए. Yes, sir. तो मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ. जो रिक्वायर्ड टेबल्स थी ये मुझे पावर BI डेस्कटॉप में मिली है. अभी हम ऐसे कह सकते हैं कि पावर क्यूरी का काम खत्म करके हम पावर BI डेस्कटॉप में आ गए. अब जो हमें रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है वो करके पावर क्यूरी का काम खत्म करके पावर BI डेस्कटॉप में हमने डेटा लोड कर दिया है. ठीक है. अभी पावर BI डेस्कटॉप का अगर यूजर इंटरफेस हम देखें तो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे होम, इंसर्ट, मॉडलिंग है, इसको हम मेनू बार बोलते हैं ऊपर. ठीक है. इस पर्टिकुलर मेनू में ये मेरे सब मेनूज है, ये ऑप्शन है मेरे. जैसे होम के अंदर मेरे पास जैसे गेट डेटा, एक्सेल, ये सारे ऑप्शन है. ठीक है. सेम वे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखो फर्स्ट, जो अगर मैं होवर किया यहाँ पे तो यहाँ पे रिपोर्ट व्यू करके नाम है. इस रिपोर्ट व्यू में मैं क्या करता हूँ, विजुअलाइजेशन के थ्रू रिपोर्ट जनरेट करता हूँ. ठीक है. उसके बाद जो आता है टेबल व्यू, सेकंड व्यू आता है टेबल व्यू. इस टेबल व्यू में मुझे पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर कौन से कॉलम है, कौन सा डेटा है, ये यहाँ पे मुझे शोकेस होता है. ठीक है. तीसरा व्यू आता है मॉडल व्यू, जो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि मॉडल क्या होता है, तो ये आता है मॉडल व्यू. जो टेबल्स आपने लोड किए होते हैं ना, तो यहाँ पे आपको उसका एक मॉडल क्रिएट करना होता है. ये सारे टेबल्स है ना, ये टेबल्स यहाँ पे लोड हो जाते हैं. तो ये इन टेबल्स को यहाँ पे इंटरकनेक्ट करके आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है, जिसे हम पावर BI में मॉडल कहते हैं. और इन टेबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम रिलेशनशिप्स या कार्डिनलिटी का यूज करते हैं. रिलेशनशिप मतलब दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए जो कॉमन कॉलम हम या की यूज करते हैं, और एक कनेक्शन बन जाता है इन दोनों के बीच में. जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है, देखो एक लाइन बना हुआ है और एक एरो के साथ यहाँ पे 1 और यहाँ पे स्टार करके एक आया हुआ है. तो ये जो लाइन बनी हुई है, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू टेबल्स. ठीक है. यहाँ पे लास्ट में एक चौथा व्यू आता है डैक्स व्यू करके, ये अभी प्रीव्यू फीचर है, इसके बारे में मत सोचो ज़्यादा. दिस इज जस्ट फॉर द डेवलपर पर्पज.
बट ये अभी एक्चुअल में पावर बीआई में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये प्रीव्यू फीचर है बस, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मेरे पास ये ऑप्शन दिखता है अभी। दिस इज जस्ट फॉर द जो आप डेक्स यहाँ पे लिखते हो ना, डेक्स क्यूरीज, उसको इवेल्युएट करने के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस, ठीक है। बट ये एक्चुअली अभी तक फुल्ली फ्लेज ऑपरेशनल नहीं है, ये जस्ट प्रीव्यू फीचर है जो मैंने ऑन किया है यहाँ सेटिंग में जाकर, ठीक है। तो 3 व्यू इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू और मॉडल व्यू। अगर कोई पूछे कि एक और नया व्यू पावर बीआई में ऐड हुआ है, उसके बारे में पता है क्या, हम बोलना पता है, डेक्स व्यू करके, ठीक है। अगर मैं यूजर इंटरफेस के राइट हैंड साइड में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को एक फिल्टर करके एक पेन दिखता है, दिस फिल्टर पेन। ये फिल्टर पेन किस लिए होता है, जो रिपोर्ट आप बनाते हो उस रिपोर्ट्स पे अगर आपको एक्सटर्नली कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं, तो यहाँ पे जो आपने देखा कि फिल्टर ऑन दिस पेज और फिल्टर ऑन दिस ऑल पेज, और यहाँ पे एक फील्ड है ऐड डेटा फील्ड्स हियर। तो जो टेबल्स आपके पास अवेलेबल है उन टेबल्स के थ्रू जो फील्ड्स है उस फील्ड्स को आप यहाँ पे ऐड करके उस पर्टिकुलर विजुअल पे या उस पर्टिकुलर पेज पे या सारे पेजेस पे, लेट से आपके पास 10 पेजेस है तो सारे पेजेस पे आप वो फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली फॉर अप्लाइंग अ फिल्टर, स्टैटिक फिल्टर्स ऑन द रिपोर्ट। इसके बारे में हम देखेंगे बाद में, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये किस लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। सो विजुअलाइजेशन में हमारे पास ये इनबिल्ट विजुअल्स पावर बीआई में अवेलेबल है, जैसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, फनेल चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, गॉट चार्ट, टेबल, मैट्रिक्स, स्लाइसर्स, केपीआईज, लॉट्स ऑफ विजुअल्स आते हैं, लाइन चार्ट्स। सो एज पर नीड, आपके रिपोर्ट्स की जो नीड है, जो आपको विजुअलाइजेशन में दिखाना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसका सिलेक्शन करते हैं कि मुझे कौन सा विजुअल्स यूज करना है किस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए। वंस आपने विजुअल सेलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, तो उस पर्टिकुलर विजुअल्स का फॉर्मेटिंग का ऑप्शन उसके साइड में होता है, फॉर्मेट यूर पेज। और अभी मेरे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेट्स से मैं अगर कोई विजुअल सेलेक्ट करता हूँ और कुछ यहाँ पे विजुअलाइजेशन में कुछ भी डालता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सेल्स पैक टेबल्स में कुछ ऑर्डर जो क्वांटिटी है मेरी, उस ऑर्डर क्वांटिटी को एक्स एक्सिस में लेते हैं और कस्टमर की को या प्रोडक्ट की को, जैसे प्रोडक्ट की को वाई एक्सिस में लेते हैं। कुछ एक विजुअल, जस्ट एक विजुअल क्रिएट हुआ यहाँ पे। अगर विजुअल है आपके पास तो ये उस पर्टिकुलर, आफ्टर सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर विजुअल, उस पर्टिकुलर विजुअल्स के लिए फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। मुझे ये नाम चेंज करना है, कॉलम्स की वैल्यूज को बढ़ाना घटाना है, ये जो कलर्स दिख रहे हैं वो कलर्स को चेंज करना है, कुछ डायनेमिक फिल्टरिंग अप्लाई करनी है या डायनेमिक नाम चेंज करना है बाकी के विजुअल्स के रिगार्डिंग, या मेरे स्लाइसर्स, मेरे जो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से ये नाम्स डायनेमिक करने हैं, वैल्यूज डायनेमिक करनी है, कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू है वो अगर नेगेटिव जा रही है तो वो रेड कलर में शो होनी चाहिए, पॉजिटिव जा रही तो रेड वाइट ग्रीन कलर में शो होनी चाहिए। सो ऑल दिस फॉर्मेटिंग कैन बी पॉसिबल यूजिंग फॉर्मेट पेन ऑप्शन, ये कि उस पर्टिकुलर विजुअल के यहाँ पे होता है। और उस पर्टिकुलर विजुअल्स में जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये फर्स्ट जो विजुअल होता है यहाँ पे उस पर्टिकुलर विजुअल्स की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जो यहाँ पे हम फील्ड्स ड्रैग करके उस विजुअल्स में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके साइड में डेटा करके एक व्यू होता है जहाँ पे जो टेबल्स आपने लोड किए होते हैं वो टेबल्स आपको ड्रॉप जो होता है ना, जैसे ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट में यहाँ पे दिखेंगे। जैसे कैलेंडर है तो यहाँ पे उसका एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, उसमें मैंने अगर ओपन किया तो जितने कॉलम्स आपके पास या फील्ड्स अवेलेबल है उस पर्टिकुलर टेबल्स में, जो आपको यहाँ पे टेबल्स व्यू में भी दिखती है एज ए टेबल फॉर्मेट में, तो सारी कॉलम्स आपको यहाँ पे एक एक करके दिखेंगे जो आप बाद में ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हो विजुअल्स में शो करने के लिए या यूज करने के लिए, ओके। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है पावर बीआई डेस्कटॉप का।
जब हमारा पावर क्यूरी में काम होता है और हम पावर बीआई डेस्कटॉप में टेबल्स को लोड करते हो, तो सबसे पहला काम होता है हमारा, हमें उसका एक मॉडल क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं मॉडल व्यू में। पावर बीआई क्या करता है, ये जो उसके हिसाब से मतलब ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप करता है कि टेबल्स को एनालाइज करता है और जो रिलेशनशिप पॉसिबल होती है उसको वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। बट दिस रिलेशनशिप ऑलवेज करेक्ट होगी ऐसा नहीं है, इसलिए इस पे हम भरोसा नहीं रखते। रिलेशनशिप और जो मॉडल है ये हम खुद क्रिएट करते हैं एज अ पावर बीआई डेवलपर, क्योंकि जब तक आप मॉडल को खुद क्रिएट नहीं करोगे तब तक मॉडल आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्टली पावर बीआई की बनी बनाई जो रिलेशनशिप है उसको यूज़ करने जाऊँ तो हो सकता है कि ये बराबर हो या गलत भी हो, लेकिन ये हमें पता नहीं चलेगा कि ये गलत है। अगर बराबर है तो इन दो पर्टिकुलर टेबल्स में कौन से बेसिस पे ये कनेक्शन हुआ है, ये हमेशा आपको यहाँ पे आके चेक करना पड़ेगा कि ये दिस टेबल्स है, ये कैटेगरी का टेबल कैसे कनेक्ट हुआ है। और जो आप लॉजिक बनाओगे, जो आप डैक्स लिखोगे, जो कैलकुलेशन करोगे, उसके लिए टेबल्स का रिलेशनशिप या टेबल्स के बीच में जो कनेक्शंस है उसको आपको खुद को अंडरस्टैंड होना खूब जो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ये जो ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बनती है इसको हम डिलीट कर देते हैं पावर बीआई में। सबसे पहले काम वही करते हैं, जो भी ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बनती है उसको हम डिलीट कर देते हैं, टेबल्स को प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद एक एक टेबल लेके उसकी रिलेशनशिप्स हम बनाते हैं अदर टेबल्स के साथ, पॉसिबल रिलेशनशिप अगर मैं उसको बोलूँ तो। ठीक है, आपके पास जो मॉडल व्यू होगा क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद उसमें जो रिलेशनशिप्स बनी होंगी उसको, जैसे मैं उसके ऊपर होवर करो, राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो उसको। मैं इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करके एक जगह पे लेके जा सकता हूँ। सारे टेबल्स अपने पास आ गए हैं। इससे मैं सेल्स को और ये रिटर्न का फैक्ट जो है इसको ऐसे बीच में रख रहा हूँ और ये बाकी के जो टेबल्स हैं इनको ऐसे साइड में लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टेबल है अपने पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, डिलीट कर दी रिलेशनशिप्स। यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। समझ में आ रहा है ना? डाउट्स मन में रहे तो डाउट्स बोल दिया करो तुरंत, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे हम, कुछ उस पर सोचेंगे, सब लोग मिलके सोचेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा उसके ऊपर। लेकिन डाउट्स मन में कितना भी तो छोटा से छोटा डाउट रहने दो, पूछो उसको अगर कुछ मन में है तो, ठीक है। सर मैं जब भी अपनी फाइल्स अपलोड करता हूँ उसमें सर ऑटोमेटिकली डेटा टाइप पकड़ता ही नहीं है वो वाला। जब भी आप क्या कर रहे हो? फाइल अपलोड कर रहा हूँ तो वो डेटा टाइप्स पकड़ता ही नहीं है। वो जैसे आपने पहले जैसे डेटा टाइप से डेट हो गया पकड़ेगा ही नहीं, तो ऐसा चेंज हर बार मैं जब भी करूंगा हर बार मुझे डेट का कॉलम जाके चेंज करना पड़ता है ऑप्शन में। वो वो इसलिए होता है ना कि कभी कभी पावर बीआई को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है उसको। तो अपने पास पावर क्यूरी में एक ऑप्शन होता है डिटेक्ट डेटा टाइप का, तो उसको ट्राई करके देख लो कि वो आपको डेटा टाइप सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे अगर मैंने ये कैलेंडर का टेबल लिया है तो यहाँ पे मेरे पास कहीं पे रहेगा वो, ये देखो यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म में डिटेक्ट डेटा टाइप।
यस सर। इसको एक बार यूज करके देखो कि ये जस्ट जब आप लोड कर रहे हो टेबल्स को, तो इसको एक बार स्टेप को ऐड करके देखो कि वो डेटा टाइप को डिटेक्ट कर रहा है क्या सब कुछ। अगर नहीं कर पा रहा है तो हमें ये बाय डिफॉल्ट हमारा काम ही है कि सारी जो कॉलम्स होती है ना उनका डेटा टाइप हमें क्रॉस चेक करना ही होता है, क्योंकि कभी कभी हमने अगर इसको छोड़ दिया डेटा टाइप को तो ये दिक्कत करेगा हमको जब अपन इसके ऊपर काम करेंगे या रिलेशनशिप्स बनाएंगे या कुछ कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि डेट का कॉलम है तो उसका डेटा टाइप डेट ही होना चाहिए। अगर डेट नहीं रहेगा तो उस टेबल्स के ऊपर मैं किसी पर्टिकुलर पीरियड का कैलकुलेशन अगर मुझे करना है कि मान लो कि ये 2015, 16 और 17 का डेटा है और मुझे 2016 के डेटा के रिलेटेड काम करना है, तो अगर डेटा टाइप इसका डेट नहीं रहेगा तो पावर बीआई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि 2016 का डेटा कहाँ से कहाँ तक है, राइट। यस सर। सो डेटा टाइप प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है पावर बीआई में। हम डिटेक्ट डेटा टाइप करते भी है स्टेप्स, और मोस्टली हम कॉलम्स का जो डेटा टाइप है वो भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, जस्ट एक ओवरलुक कर लेते हैं कि सब ठीक है। ओके सर। ठीक है। किसी ने तो भी ग्रुप बाय का कुछ पूछा था, राइट। यस सर, मैंने ही पूछा था। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये ग्रुप बाय जो ऑप्शन है ना, लेट्स से मेरे टेबल्स में प्रोडक्ट की कैटेगरी है, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है और सेल्स है, राइट। अगर मुझे मान लो कि कैटेगरी के बेसिस पे ग्रुपिंग करना है सेल्स को, तो ये ग्रुप बाय ऑप्शंस यूज होता है। बट मोस्टली यहाँ पे पावर क्यूरी में इसको मोस्टली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो ग्रुपिंग वगैरह जो होती है वो ग्रुपिंग आप मोस्टली डैक्स को यूज करके पावर बाय डेस्कटॉप में करते हैं उसकी ग्रुपिंग। ठीक है। अगर इसको यूज करना ही रहेगा तो लेट्स से अपन कुछ ट्राई करते हैं कि सेल्स का टेबल लेके आते हैं। लेट्स से यहाँ पे प्रोडक्ट की को सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए हम, कहाँ पे था वो, होम में था ना, उसको ग्रुप बाय किया मैंने। specify the column to group by and the desired output। okay, product key से order quantity, name of the column is sum, अच्छा sum, summation column, क्या आउटपुट आता है। सी उसने क्या कर दिया कि ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसका एक समेशन दिया है आपको कि 1 to 3 की ऑर्डर क्वांटिटी और उसका टोटल जो ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है ना उसका समेशन करके दिया है। जैसे कि बेसिकली उसने क्या किया, ग्रुप किया है उसको। ये तीन मैंने जो प्रोडक्ट कैटेगरी का जो कॉलम सेलेक्ट किया था ना, तो उसने क्या किया कि प्रोडक्ट कैटेगरी 1 की जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसकी ये सम दी उसने, प्रोडक्ट कैटेगरी 2 की जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसकी सम दी, और 3 की ये सम दी। सो ये बेसिकली एक समेशन प्रोवाइड करता है आपको ग्रुपिंग करके। ठीक है। यस सर। Got it, sir. ओके। ठीक है, एक छोटा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं पिवोट अनपिवोट का। ठीक है, उसके बाद हम रुकते हैं और जो मॉडलिंग वगैरह है वो अपन कल के लेक्चर में करेंगे। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, तुम लोगों की तो ट्रिप नहीं जा रही ना? सर मैसेज तो आया था कि ट्रिप के लिए। तो तुम लोग फिर कल ट्रिप में जा रहे हो कोई या नहीं जा रहे हो? फिर तो उस हिसाब से मुझे लेक्चर रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा वो मैटर करता है। DS6 वालों की तो नहीं जा रही सर। तो यहाँ पे अभी Uh, DH3 वाले भी है, आई थिंक 4 वाले भी है ना। चलो ठीक है, DS6 वालों को कोई मैसेज नहीं आए हैं।
चलो ठीक है, मैं नवनाथ सर से बात करके फिर आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं आपके इसमें से कोई नहीं रहेगा तो फिर लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर आपके यहाँ पे कोई जा रहा होगा तो फिर अपन उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक ऑप्शंस और भी है, ठीक है। लेट्स से मैं ट्रांसफॉर्म में गया, उसके बाद देखो यहाँ पे ना ये पिवोट कॉलम अनपिवोट कॉलम एक ऑप्शन है। सो बेसिकली ये पिवोट अनपिवोट क्या होता है, अगर मुझे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना होता है तो मैं अनपिवोट करता हूँ, और रोज को अगर कॉलम्स में कन्वर्ट करना रहता है तो मैं पिवोट करता हूँ। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं होम में गया, न्यू सोर्स में गया मैं, ठीक है, CSV, एक अनपिवोट का डेमो है, उसको अपन ओपन कर लेते हैं, इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास लेट्स से ऐसा डेटा है। ये डेटा जब आप देखते हो तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इस डेटा से आपको क्या समझ में आता है? समराइजेशन। जो हेडर्स है सर वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अलाइन है, नॉट वर्टिकल। ठीक है, लेट्स से अपन इसको जो अपन यूज करते थे फर्स्ट रो एज ए हेडर का जो ऑप्शन है उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये 1994 1995 दिस इज ईयर्स, ये ईयर है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि 1994 ये जो ईयर है इसका यूनिट सेल्स इतना है और टोटल रेवेन्यू इतना है, ऐसे दिख रहा है ना। इस डेटा से मुझे ये अंडरस्टैंड होता है कि 1994 फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर यूनिट सेल उसका 286322 है और टोटल रेवेन्यू 1145,288, ऐसा कुछ वैल्यू है 1994 के लिए। बट ये ऐसे देखना, मतलब कॉलम्स में ऐसे उसको हर एक ईयर के लिए अलग से कॉलम देखना और उसकी सेल्स की और रेवेन्यू की वैल्यू को कंपेयर करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेट्स से मेरे पास ऐसे कम से बहुत सारे ईयर का डेटा हो तो ये कॉलम्स बहुत बढ़ते जाएंगे, राइट। तो ये जो डेटा रहेगा इसको अंडरस्टैंड करना या रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे डेटा के लिए अपन क्या करते हैं, पिवोट अनपिवोट का ऑप्शन करते हैं। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट वाला जो मेरा कॉलम है यूनिट सेल्स और रेवेन्यू का, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं होम में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके अनपिवोट कॉलम्स जो ऑप्शन होता है, अनपिवोट क्या करता है, मेरे रोज को कॉलम्स में लेके जाता है, राइट। ये मेरे दो रोज है ना, यूनिट सेल्स रेवेन्यू, इसको मुझे कॉलम्स में लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, अनपिवोट अदर कॉलम्स का ऑप्शन लूंगा। अभी देखो इसने एक अनपिवोट जो उसने किया तो क्या किया, एट्रीब्यूट्स और वैल्यू ऐसा ऑप्शंस में किया है उसने, ठीक है। सॉरी, अनपिवोट क्या करता है, कॉलम्स को रो में लेके आता है। अभी अगर मैं ऊपर की स्टेप में जाऊं, यहाँ पे ये 1994 1995 1996 ये सारे कॉलम्स है, राइट। इन कॉलम्स को इसने क्या किया, रोज में लेके आया है यहाँ पे, ठीक है। और जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ था उसको क्या किया उसने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे 1994 का यूनिट सेल्स भी है मेरे पास और 1994 का टोटल रेवेन्यू भी है, और उससे एसोसिएटेड जो भी वैल्यूज थी वो वैल्यूज यहाँ पे ट्रांसफर हुई है, ठीक है। अभी जैसे मान लो कि इस केस में इस केस में भी अंडरस्टैंड करना, जैसे यूनिट सेल्स को मुझे दो बार चेक करने पड़ रहा है कि यूनिट सेल्स का 1994 का वैल्यू देखो और अगेन टोटल रेवेन्यू का भी 1994 का वैल्यू देखो। अगर मुझे ऐसा कुछ टेबल मिल जाए जो यहाँ पे फर्स्टली मुझे ईयर दे, लेट्स से ईयर 1994, यहाँ पे दे मुझे वो टोटल से यूनिट सेल, और दूसरी वैल्यू में दे यूनिट या टोटल रेवेन्यू, तो कंपेयर करना मेरे लिए इजी हो जाएगा, राइट। रीड करना इजी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ, वंस मैंने अनपिवोट कर लिया इसको, वापस से मैं फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, होम में जाके
ट्रांसफॉर्म में जाके पिवट कॉलम्स कर रहा हूँ। पिवट्स कॉलम में ये मुझे पूछ रहा है कि जो वैल्यू का कॉलम है वो वैल्यू के कॉलम्स में क्या चाहिए आपको। अभी फिलहाल तो वो एट्रीब्यूट दे रहा है, तो मैं ये वैल्यू का कॉलम जो है इसमें वो वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू दिख रहा है ना आपको, इस वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ। वैल्यू कॉलम में वैल्यू है, इसको ओके कर रहा हूँ। और ये दिस एट्रीब्यूट को मैं यूनिट सेल्स के नाम से रीनेम कर रहा हूँ या ईयर के नाम से रीनेम कर रहा हूँ। अगर मैं ओल्ड डेटा को देखूं, इस डेटा को, और जो लास्ट वाला मेरा स्टेप है इसको देखूं, तो रीड करना कौन सा इजी है? दिस वन। सर एक बार सारे स्टेप्स आप फिर यस से सर। आपने सर कैसे कैसे करा? हेलो, यस सर। क्या बोल रहे हो? सर this one will do. बताइए। कि आवाज बहुत स्लो है। हेलो, अब आ रही सर आवाज? हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार ये सारे सर कॉल आपने जो स्टेप्स करे हैं अभी जी फिर से करके हाँ, दिखाइए मैं पीवट मैं वाले। मैं बताता हूँ, वापस बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दिस वन, ये सोर्स का जो मेरा जब हमने डेटा को लोड किया, ठीक है, ये ऐसे डेटा था करेक्ट, जो हम रेगुलर करते थे कि यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, राइट। तो मैंने उसी कमांड का यूज करके प्रॉम्प्टेड हेडर्स यहाँ पे आया है। तो चलो लेट से इसको डिलीट कर देते सब स्टेप्स को, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हमने डेटा लोड किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर का जो यूज करते हैं अपन, क्योंकि कॉलम ऐसा नाम था तो मुझे फर्स्ट रो एज ए हेडर चाहिए था। डेटा में अगर मैंने देखा तो डेटा में मेरा हेडर में क्या आया हुआ है, ईयर्स की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे यूनिट सेल्स और टोटल रेवेन्यू हर एक रोज में मेंशन है। बट यहाँ पे अगर मेरे पास अभी लेट से यहाँ पे थोड़ा एक 4-5 साल का डेटा है तो मैं रीडेबल कर सकता हूँ। बट अगर हो सकता है मेरे साथ 10 या 15 साल का डेटा हो तो ये कॉलम्स बहुत बढ़ जाएंगे उसके, राइट। हर एक ईयर के लिए ये कॉलम आ जाएगा। तो ये जो डेटा है ये प्रॉपरली रीडेबल नहीं है या अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इसको अंडरस्टैंडेबल करने के लिए पिवट अनपिवट नाम की एक कंसेप्ट होती है, जिसमें अनपिवट क्या करता है, आपके कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करता है, और पिवट क्या करता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये कॉलम है मेरे, राइट, 1994 1965 ये मेरे कॉलम है, इसको मुझे रो में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा फर्स्ट वाला जो कॉलम है जिसमें मेरे एट्रीब्यूट्स है जैसे यूनिट सेल्स और टोटल रेवेन्यू, इसको सेलेक्ट करूँगा और ट्रांसफॉर्म में जाके अनपिवट कॉलम्स के अंदर अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो यहाँ पे मुझे अनपिवट कॉलम्स, अनपिवट अदर कॉलम्स और अनपिवट ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स, ऐसे 3 ऑप्शंस मिलेंगे। मेरे केस में मुझे फर्स्ट वाला कॉलम को अनपिवट नहीं करना है, मुझे जो ईयर्स की जो कॉलम्स है सारी उनको अनपिवट करना है। तो मैं फर्स्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करके अनपिवट अदर कॉलम्स का ऑप्शन लेता हूँ, अनपिवट अदर कॉलम्स। जब मैं अनपिवट अदर कॉलम्स करूँगा तो उसने क्या किया, एट्रीब्यूट और वैल्यू के सेक्शन में दो यहाँ पे मेरे को क्रिएट करके दिया। ऑलवेज व्हेन यू डू अनपिवट अदर कॉलम्स तो जो आउटपुट होता है वो हमें मिलता है एट्रीब्यूट और वैल्यूज के फॉर्म में। एट्रीब्यूट में आपको जो आपके हेडर्स की वैल्यू रहेगी, जो हेडर्स में मेरे ईयर थे वो ईयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और वैल्यूज के सेक्शन में जो वैल्यूज रहेंगी उस पर्टिकुलर हेडर के अंदर की जो वैल्यूज रहेंगी वो वैल्यूज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी रोज के फॉर्म में। ये समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने अगर प्रीवियस स्टेप देखा, दिस पर्टिकुलर 1994 ये मेरे हेडर का नाम है, राइट। तो ये हेडर का नाम कहाँ पे जाएगा, एट्रीब्यूट में जाएगा। इस एट्रीब्यूट में 1994 आया, और 1994 रिलेटेड कितनी मेरी रोज थी, 2 रोज है, राइट। ये एक में यूनिट सेल्स है, एक में टोटल रेवेन्यू है। इसने क्या कर दिया, 1994 रिलेटेड एक वैल्यू यहाँ पे डाल दी और 1994 दूसरी वैल्यू यहाँ पे डाल दी, यूनिट सेल्स और टोटल रेवेन्यू की। यूनिट सेल्स की 5 वैल्यू और टोटल रेवेन्यू की 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, राइट। 5 कॉलम है मेरे पास, यहाँ पे 5 कॉलम है। 5 कॉलम्स में 2 वैल्यूज इंक्लूड है, टोटल 10 वैल्यूज हो गई। यूनिट सेल्स की 5 वैल्यू, टोटल रेवेन्यू की 5 वैल्यू, अनपिवट अदर
कॉलम्स करने के बाद ये जो मेरा जो जिस जिस कॉलम्स को सेलेक्ट करके मैंने अनपिवोट अदर कॉलम्स किया था, ये कॉलम्स मेरा डुप्लीकेट हो गया 10 टाइम्स, यूनिट सेल 5 बार, टोटल रेवेन्यू 5 बार। एट्रीब्यूट्स के सेक्शन में मेरे जो हेडर्स की वैल्यू थी वो हेडर्स यहाँ पे आ गए, और वैल्यूज़ के सेक्शन में जो मेरी वैल्यूज़ थी रोज़ के अंदर की यूनिट सेल्स और टोटल रेवेन्यू की, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर भी अगर मैंने इस टेबल को अभी देखा, ये फिर भी रीडेबल फॉर्मेट में तो है, लेकिन इतना भी प्रॉपर नहीं, क्योंकि मुझे हर टाइम 1994 को देखने के लिए टेबल्स में सर्च आउट करना पड़ेगा कि 1994 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कंपेयर करने के लिए इतना ईजी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अभी ये जो कॉलम्स है एट्रीब्यूट्स और वैल्यू के, इसको वापस रोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, लेट्स से मैंने ये वाला यूनिट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू, ये अभी मेरा रोज में, राइट, इस रोज को मुझे कॉलम्स पे लेके जाना है। तो मैंने ये फर्स्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, पिवोट कॉलम किया। पिवोट कॉलम जैसे मैं करता हूँ तो ये फर्स्ट मुझे क्या देगा, यूज द नेम इन अ कॉलम टू क्रिएट न्यू कॉलम्स। ये जो पर्टिकुलर कॉलम मैंने सेलेक्ट किया था, इस पर्टिकुलर कॉलम्स को मुझे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये वैल्यूज के सेक्शन में जो वैल्यूज है ना, इनको देना है मुझे नाम, ये राइट। मतलब ये यूनिट सेल्स के नीचे ये यूनिट सेल्स की वैल्यू आनी चाहिए, टोटल रेवेन्यू के अंदर टोटल रेवेन्यू की। अभी वैल्यूज के सेक्शन में टोटल रेवेन्यू और यूनिट सेल दोनों एक साथ ही यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं पिवोट करता हूँ, इन रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो यूनिट सेल्स का और टोटल रेवेन्यू का जो कॉलम बनेगा, तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ कि वैल्यूज के सेक्शन में जो वैल्यूज है, वो वैल्यूज यूनिट सेल्स और टोटल रेवेन्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसलिए वैल्यूज कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट की जगह वैल्यू दे रहा हूँ। इस वैल्यू को देने का मतलब ये कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, जिसका मुझे 2 कॉलम्स में मिलने वाला है, इस रोज के जब कॉलम्स क्रिएट होंगे, तो ये वैल्यूज की सेक्शन वाला जो पार्ट है, ये जो वैल्यूज है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो इसके अंदर। जब मैं इसको ओके करता हूं, तो देखो ये यूनिट सेल्स और टोटल रेवेन्यू के जो 2 कॉलम बन गए, जो मेरी रोज में थी, और वैल्यूज के सेक्शन वाली जो वैल्यूज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यूनिट सेल्स के अंदर यूनिट सेल, टोटल रेवेन्यू के अंदर टोटल रेवेन्यू। फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, फॉर दिस एट्रीब्यूटेड आई एम रीनेम इट एज अ ईयर। अभी इस डेटा को रीड करना इजी है, मैं सिंपली एक रो देख के बता सकता हूँ कि उसका यूनिट सेल्स कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है। कंपेयर करूँ अगर मैं इसको प्रीवियस डेटा से, तो दिस इज नॉट प्रॉपरली रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल, एंड दिस इज प्रॉपरली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। अभी क्लियर है? यस सर। Got it, sir. Clear. यस सर क्लियर। ठीक है, कि वो जिप फाइल में ये अनपिवोट का डेमो है ना, हाँ है सर, है। तो इसकी प्रैक्टिस करो। ये जो स्टेप्स मैंने किए वो ये स्टेप्स खुद करके देखो, तभी आपको ये अंडरस्टैंड होगा। मैंने आपको समझाया तो है, अभी आपको आप समझ जाओगे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखने जाओगे तो वापस कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, थोड़ा खुद से ट्राई करो इसको, अंडरस्टैंड कोशिश करो कि पिवोट और अनपिवोट में क्या है। पिवोट में मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी रोज है उसको, जो कॉलम्स है, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर रहा हूँ अनपिवोट में, और पिवोट में क्या कर रहा हूँ, रोज को फिर कॉलम्स में लेके जा रहा हूँ। सर एक्सेलच्या काइंड ऑफ ट्रान्सपोज टेबल सारखंच फंक्शन होतं यस जरा. यस Transpose. यस, ठीक है, इसको क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ मैं। आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर लेक्चर होता है तो हम ये जो मॉडलिंग का पार्ट है ना, डेटा मॉडल्स, ये क्रिएशन, रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप क्रिएशन, ये डेटा मॉडलिंग हम कल स्टार्ट करेंगे बनाना। हेलो सर, हाँ बोलो। कल का लेक्चर का वीडियो अपलोड किया क्या यूट्यूब पे? मैंने सर को दे दिया है, मैं एक बार पूछता हूँ उनको अपलोड किया है कि उन्होंने। नहीं किया सर वो। मैं उनको मैसेज देता हूँ, आज वो अपलोड कर देंगे दोनों लेक्चर। ठीक है, ये आज का भी होगा ना अपलोड? हाँ आज का भी अपलोड होगा। ठीक है, ठीक। ओके, Thank you, sir. Good night. गुड नाइट, गुड नाइट सर। बाय।